गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो कल क्लास हुई थी उसमें हमने प्रोकैरियोट्स के केस के अंदर जीन रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि किस तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीन है उनका नियमन होता है, उनका कंट्रोलिंग होता है और वो किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस चल रही है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। हमने उस टॉपिक पर बात की थी जो कि हमने प्रोकैरियोट्स के केस में की थी। आज हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स के केस के अंदर। पहले भी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स का केस जो है वो थोड़ा सा सिंपल होता है क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ ओपेरोन मॉडल को डिस्कस करना होता है। और आपको पहले भी पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और ये जो सर्कुलर डीएनए है, इस सर्कुलर डीएनए में एक सिंगल ही जो है पार्ट ऐसा होता है जिस पर एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है और उसी एमआरएनए पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता चला जाता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ये होता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स होता है उस यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर पाई जाती है और उस न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में जो हमारा डीएनए है वो डीएनए इस तरीके से कॉइल्ड रहता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ। तो ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल्ड रहता है जिसके कारण जब हमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करवानी है तो इस हिस्टोन प्रोटीन पर ये जो डीएनए लिपटा हुआ है, कॉइल्ड है, कवर्ड कर रखा है इसने, इसको फ्री करवाना पड़ता है। इसका फ्री होना ज़रूरी है, तभी इसके अनकॉइल्ड पार्ट पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो सकती है। तो फर्स्ट तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि पहले इसका अनकॉइलिंग होना ज़रूरी है। न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर जो हमने हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए है उसमें से डीएनए का फ्री होना ज़रूरी है। इसके साथ ही डीएनए जब फ्री होता है तब उस पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पर जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पर एमआरएनए का सिंथेसिस होता है तो उस एमआरएनए में कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सॉन। ये हमारे जो है कोडिंग सीक्वेंस है और ये कोडिंग किसका करेंगे? प्रोटीन का कोडिंग करेंगे। तो ये प्रोटीन के कोडिंग सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कोडिंग सीक्वेंस मतलब यहाँ पर एक्सोन वाले रीजन पर कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। उसी को लेकर के उस इंफॉर्मेशन को आरएनए पॉलीमरेज रीड करता है और प्रोटीन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करके ट्रांसलेशन करता है। दो एक्सॉन के बीच वाला पार्ट जो है इंट्रोन पार्ट होता है और ये इंट्रोन जो है वो हमारा नॉन कोडिंग पार्ट होता है। नॉन कोडिंग मतलब कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है। इसको एक तरीके का हम जंक्स बोल सकते हैं कि ये जंक साइट है। इन इंट्रोन्स वाले रीजन पर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनका हम रिमूवल करवा सकते हैं। तो इस केस के अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम मॉडल से रिलेटेड होती है कि डीएनए फ्री नहीं होता है और वो पूरी तरीके से हिस्टोन पर बाइंड किया हुआ होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करवाने के लिए हमें इस डीएनए को फ्री करवाने में भी हेल्प करनी पड़ती है, हेल्प चाहिए होती है। इसके साथ ही जो हमारे एक्सॉन पार्ट है और इंट्रोन पार्ट है, इन पर जो इन्फॉर्मेशन जिस पार्ट पर होती है हमें केवल उसी पार्ट को रखना होता है। एक्सेस वाला जो पार्ट है जिसे हमने जंक साइट कहा, उनका रिमूवल करवाना ज़रूरी होता है। तो जब हम केवल एक्सॉन पार्ट को ही लेंगे, सारे इंट्रोन्स को हटा देंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग का प्रोसेस। ये हम आगे ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे कि स्प्लाइसिंग क्या होती है। तो हमें फर्स्ट तो ये काम करना पड़ता है, सेकंड ये काम करना पड़ता है। इसीलिए यूकैरियोट्स का जो जीन रेगुलेशन होता है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, टिपिकल होता है। वैसे भी जो जीन रेगुलेशन यूकैरियोट्स में डिफरेंट मॉडल दिए गए हैं वो पूरी तरीके से इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि किस तरीके से ये रेगुलेशन होता है। फिर भी बिटसन का एक मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग हम जीन रेगुलेशन को यूकैरियोट्स के केस में समझते हैं। अब जो डीएनए स्ट्रक्चर है, जो हमारा डीएनए टेम्पलेट है जिस पर एमआरएनए का फॉर्मेशन होना है,
उसको देखते हैं कि देखिए ये है हमारे पास में प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स का केस। तो ये यूकैरियोट्स में हमारा डीएनए है। यहाँ पर जैसे आपको पता है कि प्रमोटर साइट्स है। अब पहले यहाँ पर समझिए, ये हम लोगों का प्रोकैरियोट्स का पार्ट है जो हमने कल लैक ऑपेरॉन आपको बताया था उसमें। तो ये है हमारी प्रमोटर रीजन, दिस साइट इज ऑपरेटर साइट एंड दिस इज रेगुलेटर साइट प्रोटीन। ये जो प्रमोटर साइट्स है ये इन स्ट्रक्चरल जीन्स को, ये कौन से जीन्स है, ये स्ट्रक्चरल जीन है और ये हैं हमारे कंट्रोलर जीन जो क्या करेंगे, इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो जो डिफरेंट एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, ये उनके एंजाइम के फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करते हैं। ये सारा फंक्शनिंग जो है वो हमारी प्रमोटर साइट्स के थ्रू ही होता है। तो ये प्रोकैरियोट्स के केस में एक सिंगल ही पार्ट है, एक सिंगल प्रमोटर जीन है जो कि प्रमोटर साइट पर प्रेजेंट है और ये क्या करता है, ये सारे स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल कर लेता है कि वो जो एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाए। यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है कि जो हमारा प्रमोटर रीजन होता है वो एक जीन के लिए एक ही प्रमोटर साइट प्रेजेंट होती है। मान लीजिए ये हमारा जीन ए है तो ये ए जीन का प्रमोटर साइट्स है, देन अगेन ये प्रमोटर साइट्स, ये बी जीन, अगेन ये प्रमोटर साइट्स और ये सी जीन। इस तरीके से हर एक जीन के लिए एक ही प्रमोटर साइट प्रेजेंट होता है, जबकि एक प्रमोटर साइट प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही प्रमोटर जीन से सारी स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर एक जीन को कंट्रोल करने के लिए एक प्रमोटर साइट्स प्रेजेंट होता है। तो एक तो ये मेन डिफरेंस है। इसके साथ ही जो प्रोकैरियोट्स के केस है वहाँ पर ना तो अप स्ट्रीम और ना ही डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मतलब ना तो इस डायरेक्शन के अंदर और ना ही पीछे की तरफ किसी भी तरीके का कोई भी एनहेंसर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि यूकैरियोट्स के केस में आपको एक एनहेंसर अप स्ट्रीम डायरेक्शन पे मिलेगा। ये एनहेंसर जो है वो एक तरीके के डिस्टल एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है और ये डिस्टल एलिमेंट जो है ये आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो सके। तो इस प्रोसेस में ये हमारे पास में यूकैरियोट्स का डीएनए टेम्पलेट है जिस पर एक जीन के लिए एक एक प्रमोटर साइट्स प्रेजेंट है। अप स्ट्रीम पर आगे की तरफ एक इन्हेंसर है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्प्लाइसिंग का प्रोसेस करवाते हैं, इस डीएनए टेम्पलेट का स्प्लाइसिंग अभी मैंने बताया कि एक्सोन पार्ट को ही रखना और इंट्रोन पार्ट को रिमूव करवाना, वो हमारा स्प्लाइसिंग का प्रोसेस कहलाता है। एक्सोन पार्ट को इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसी के पास में कोई ना कोई कोडिंग इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन के सिंथेसिस की। इंट्रोन पार्ट के पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, नॉन कोडिंग एरिया है, इसलिए हम उसका रिमूवल करवा देते हैं। तो ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग हम एमआरएनए में केवल एक्सोन पार्ट को रखते हैं, देन हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने पर ट्रांसलेशन करवाते हैं। यहाँ पर जो यूकैरियोट्स के केस में है एक फैक्टर, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो एनहेंसर साइट्स पर जाकर के अटैच्ड होती है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का अगेन फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसी का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा उसे हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे और हम इसे TF के नाम से भी कॉम्प्लेक्स को कह सकते हैं कि ये एक तरीके का TF कॉम्प्लेक्स है या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये जो कॉम्प्लेक्स है एक्चुअल में ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स ही होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिवेशन के लिए और इनहिबिटेशन के लिए, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में ही साइट्स प्रेजेंट होती है। एक होती है एक्टिवेटर साइट्स और दूसरी होती है इनहिबिटर साइट। तो प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटर होगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी और अगर ये इनहिबिटर होगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देता है। जैसे प्रोकैरियोट्स के केस में लैक ऑपेरॉन में आपको मैंने बताया था स्विच ऑफ कंडीशन और स्विच ऑन कंडीशन, सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसमें एक्टिवेटर
साइट्स अगर होगी तो एक्टिवेटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन आगे चलता जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और अगर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर के साथ में अटैच्ड है तो यहाँ पर वो पार्ट जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाएगी। ये है हमारा डीएनए का टेम्पलेट जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होना है। ये हमारी प्रमोटर साइट्स हैं और ये हमारा प्रमोटर जीन है, जीन ए, ये है जीन ए, ये जीन बी और ये जीन सी। ये हमारा प्रमोटर साइट्स ए, बी और सी। हम इसे स्मॉल पी से डिनोट करते हैं प्रमोटर रीजन को। देन प्रमोटर ए, इसके अपस्ट्रीम आगे की तरफ, इस प्रमोटर रीजन के आगे की तरफ एक इन्हेंसर साइट्स होती हैं जिसे हम डिस्टल एलिमेंट पार्ट भी कहते हैं। तो ये जो डिस्टल एलिमेंट रीजन है, डिस्टल एलिमेंट डीएनए जो है, इसका मेन फंक्शन है क्या होगा, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्टिव होकर के इसके इन्हेंसर पार्ट से जुड़ता है तो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटर वाला अगर इस इन्हेंसर पार्ट से अटैच्ड होता है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। इस पर क्या होता है, डिस्टल एलिमेंट जो डीएनए है इस पर एक्टिवेटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है टीएफ, एटीएफ हम इसको बोल सकते हैं, एक्टिवेटर प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये क्या करता है, इस इन्हेंसर साइट से आकर के अटैच हो जाता है। यहाँ पर ये इन्हेंसर साइट से आकर के अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये इससे आकर के अटैच होता है ये इन्हेंसर जो है ये फोल्ड हो जाता है। तो इसने फोल्ड होकर के एक लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया है। ये हमारा एक्टिवेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो ये यहाँ पर आकर के जुड़ा इन्हेंसर साइट से, जैसे ही ये अटैच होता है यहाँ पर एक लूप का फॉर्मेशन हो जाता है और ये लूप जो है वो जाकर के पैरेलली अरेंज हो जाएगा किसके, प्रमोटर जीन ए के। जब ये प्रमोटर जीन ए के यहाँ पर आकर के अरेंज्ड होगा तो ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करेगा ताकि वो आकर के जुड़े और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करे। तो ये इन्हेंसर पर ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आकर के जुड़ने के बाद ये इन्हेंसर जो है ये फोल्ड हो जाता है और ये फोल्ड होकर के इस इन्हेंसर, ये कौन सा पार्ट है, ये इन्हेंसर पार्ट ही है, ये इन्हेंसर पार्ट है, ये हमारा जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और ये बिल्कुल कहाँ पर आकर के पैरेलली अरेंज हुए, इस प्रमोटर रीजन पर आकर के अरेंज हो गए। ये यहाँ पर आकर के अरेंज हुए। देन इन्होंने क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अट्रैक्ट किया, वो आकर के इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, प्रमोटर साइट्स और इन्हेंसर के बीच में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम एटीएफ ही कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब बनती है तो ये आरएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और इस डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का सिंथेसिस कर देगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी तब होती है जब एक एक्टिवेटर साइट्स आकर के जुड़ती है। इसी के साथ जब इनहिबिटर रीजन आता है तो इनहिबिटर भी कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए एनहेंसर तो है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, इनहिबिटर अपस्ट्रीम भी हो सकता है, डाउन स्ट्रीम भी हो सकता है। जब इस केस में यहाँ पर आकर के ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ता है तो ये फोल्ड नहीं होगा। जब ये फोल्ड ही नहीं होगा तो जो इसकी प्रमोटर साइट्स हैं वो इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पैरेलली अरेंज नहीं होंगी, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी आरएनए पॉलीमरेज अट्रैक्ट नहीं होगा। जब अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को वह स्टार्ट नहीं करेगा और वो पूरी तरीके से इनहिबिट फॉर्म में ही रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन को रोके ही रखेगा। तो ये है यूकैरियोट्स के केस में जीन रेगुलेशन की प्रोसेसिंग, जिसमें एक्टिवेटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के जुड़ने से आरएनए पॉलीमरेज का अट्रैक्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और जो हमारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्हेंसर है, इनहिबिटर्स है, उससे जुड़ने पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाती है, बंद हो जाती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये जीन रेगुलेशन को यूकैरियोट्स के केस में एक्सप्लेन करता है।
ये टॉपिक के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन का, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।